Now I will tell you about the Lord Dalhousie. Before I tell you about the annexation of the territories. James Andrew Brown Ramsay, first Marquess of Dalhousie, KT PC, 22nd April 1812 to 19 December 1860, are also known as Lord Dalhousie. Styled Lord Ramsay until 1838 and known as the Earl of Dalhousie between 1838 and 1849, was a Scottish statesman and colonial administrator in British India. He served as the Governor General of India from 1848 to 1856. लॉर्ड डलहौजी वॉज द गवर्नर जनरल. उसने सर्व जो ये वो एक स्कॉटिश स्टेट्समैन था जिसने जिसने यहाँ पर मेनली फर्स्ट गवर्नर जनरल था, जिसने 1848 टू 1856 तक यहाँ पर एज ए गवर्नर वर्क किया इंडिया में. ही इज क्रेडिटेड वर्ड इंट्रोड्यूसिंग पैसेंजर ट्रेन in railways, electric, telegraph and uniform postage in India, which he describes as 3 engines of social improvement. उस डलहौजी का मेन क्रेडिट जो माना जाता है वो इंडियन रेलवेज, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीग्राफ और यूनिफॉर्म पोस्टेज और एक सब पोस्टेज सिस्टम जो इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ वो उसी ने किया. वो उसने 3 ग्रेट इंजन ऑफ सोशल इम्प्रूवमेंट माना जाता था. ये इन तीन चीज़ों को वो सोशल इम्प्रूवमेंट या सामाजिक सुधार का 3 चीज़ों को मेन मानता था. ही ऑल्सो फाउंडेड द पब्लिक वर्क डेवलपमेंट फॉर इन इंडिया. पब्लिक के लिए उसने आगे काम करने के लिए बढ़ाया. इन हिज सपोर्टर ही स्टैंड आउट द फार साइटेड गवर्नर जनरल हु कॉन्सोलिडेटेड ईस्ट इंडिया कंपनी रूल इन इंडिया. उसके सपोर्टर उसे ऐसा गवर्नर मानते थे जो दूरदर्शिता रखता था और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य उसी के द्वारा ही स्थापित हुआ. बाय हिज साउंड पॉलिसी, जो उसने मजबूत और अच्छी पॉलिसीज बनाई, एनेबल हिज सक्सेसर टू स्टेम द टाइड ऑफ रेबेलियन, जिसके द्वारा उसने रेबेलियन की सारी डालियां या सब कुछ खत्म कर दिया. हिज पीरियड ऑफ रूल इन इंडिया डायरेक्टली preceded the transformation into a Victorian Raj. Period of Indian administration. उस टाइम में जो राज उसके बीच में जो एडमिनिस्ट्रेशन हुआ उसे विक्टोरियन राज कहा जाता है. He was denounced by many in Britain in the eve of his death as having failed to notice the sign of brewing Indian rebellion in 1857. लेकिन वो बाद में 1857 में उसका वो मुकाबला नहीं कर पाया इंडियन रिबेलियन का. Have aggravated the crisis by overbearing self-confidence, centralizing activity एंड एक्सपेंसिव एनेक्सेशन. अब उसने धीरे धीरे जो मुकाबले कर रहा था, लड़ाई लड़ रहा था, उसमें एक्सपेंसिव थे, वो महंगे थे,
ओवरबियरिंग, अपने ऊपर ज़्यादा आत्मविश्वास रखता था। द मोस्ट कंट्रोवर्शियल एंड tainted reform development and implemented under Dalhousie was the policy of taking all legal assumes all legal often illegal too, जो लीगल भी थे और इलीगल भी थे, मीन्स पॉसिबल टू अज्यूम कंट्रोल ओवर लैप स्टेट, जो स्टेट बचे थे उनके ऊपर भी वो कब्जा करना चाहता था, चाहे लीगली चाहे इलीगली। Dalhousie, driven by conviction that all India needed to be brought under British administration, किसी भी तरीके से वो पूरे भारत को अपने अंडर में लेना चाहता था। began to apply what was called the doctrine of lapse, तो उसने एक पॉलिसी बनाई जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं। अंडर द डॉक्ट्रिन द ब्रिटिश annexed by non-British state where there was a lack of proper male linear heir, इसमें ये था कि अगर उसके राजा के बेटा नहीं है तो उसकी सारी प्रॉपर्टी या टेरिटरी उसके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में चली जाएगी। The doctrine of lapse was an annexation policy applied by the British East India Company in India until 1859। ये इन्होंने जो पॉलिसी बनाई थी द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, वो एक कब्जा करने वाली पॉलिसी थी इन इंडिया until 1859। Many Indian states were annexed by Lord Dalhousie, उसने बहुत सारे स्टेट्स पर कब्जा कर लिया था। The Governor General of India to the East India Company, according to the doctrine, any Indian princely state under the suzerainty of British East India Company, the dominant imperial power as a vassal state under British subsidiary system, जो भी इसके अंडर अगर आ जाता है तो वो सारा काम जो भी करेगा वो इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑर्डर पर ही करेगा, जिसे ब्रिटिश सब्सिडरी सिस्टम कहते हैं। इट वुड हैव प्रिंसली स्टेटस, उसे सिर्फ स्टेटस मिलेगा, एंड देयरफॉर एनेक्स्ड इनटू ब्रिटिश इंडिया, वो और सारी जो उसकी टेरिटरी है ब्रिटिश इंडिया में चली जाएगी। इफ़ द रूलर वॉज आइदर मैनिफेस्टली इनकॉम्पिटेंट और डाइड, अगर वो मर जाता है, विदाउट अ मेल हेयर, अगर उसके बेटा नहीं है, द लेटर supplanted the long established right of Indian sovereign without an heir, choose a successor, अगर नहीं है तो उन्हें ब्रिटिशर्स ही सक्सेसर चूज करके वो उसको टेरिटरी दे देंगे। इन एडिशन ब्रिटिश डिसाइडेड वेदर पोटेंशियल रूलर्स वर कॉम्पिटेंट इनफ, वो ब्रिटिश रूलर्स को ही देंगे। द डॉक्ट्रिन and its application were widely regarded by many Indians as illegitimate. Illegitimate means illegal. The policy is most commonly associated with Lord Dalhousie, ये पॉलिसी कॉमनली लॉर्ड डलहौजी से ही जुड़ी हुई थी। Who was the Governor General of East India Company, जो गवर्नर जनरल था ईस्ट इंडिया कंपनी का between 1848 to 56। However, it was articulated by the Court of Directors of the East India Company and several small states were already annexed under the doctrine before Dalhousie take over the post of Governor General. He used the policy most vigorously and extensively, so it is generally associated with him. उसने ये पॉलिसी बहुत तेज़ी से लागू करी, इसीलिए ये उसी के नाम से जोड़ी जाती है।
The other prominent state become the victims are जो उसके कब्जे में आ गए थे सितारा, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर and Nagpur. Dalhousie applied the doctrine of lapse vigorously for annexing इंडियन प्रिंसली स्टेट. वो ये इस पॉलिसी को इसलिए जल्दी बढ़ा रहा था कि वो इंडियन प्रिंसली स्टेट्स पे कब्जा करना चाहता था. बट द पॉलिसी वॉज नॉट सोली हिज इन्वेशन. ये उसका पूरा मकसद नहीं था. द कोर्ट ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड आर्टिकुलेटेड दिस अर्ली इन 1834. ये पॉलिसी तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने 1834 में ही बनाई. एज पर दिस पॉलिसी द कंपनी अनेक्स्ड मंदवी इन 1839, कोलाबा एंड जालौन इन 1840 एंड सूरत इन 1842. इस पॉलिसी के अंदर मांडवी को कब्जे में लिया गया इन 1839, कोलाबा एंड जालौन इन 1840 एंड सूरत इन 1842. Now table is given under this. You see the table, they are princely state which come under the doctrine. Company claims. It is clear from the above that early 19th century the company pursued an aggressive policy of territorial expansion. 19th century में कंपनी ने अपना अब मेन जो उन्होंने काम शुरू किया वो एरियाज बढ़ाने का किया. अंडर लॉर्ड हास्टिंग, Governor General, who was the Governor General from 1813 to 1823, a new policy of paramountcy was initiated. उन्होंने एक पॉलिसी बनाई जिसको paramountcy कहते हैं. Paramountcy means supremacy. Now the company claimed that its authority was paramount or supreme. उन्होंने अब ये दावा किया कि उनकी ही अथॉरिटी सबसे ऊपर है. Hence, its power was greater than that of Indian states. अब वो उनकी पावर इंडियन स्टेट से भी ज़्यादा बड़ी है. In order to protect its interest, it was justified in annexing or threatening to annex any Indian kingdom. अब वो अपना मतलब पूरा करने के लिए या तो कब्जा कर लेते थे या धमकाते थे कि हम कब्जा कर लेंगे किसी भी भारतीय साम्राज्य पे. This view continued to guide later policy as well. और इसी के आधार पर आगे ब्रिटिश ने और पॉलिसीज भी चलाई. This process, however, do not go unchanged. इसमें बदलाव नहीं किया गया. For example, when the British tried to annex a small state of Kittur in Karnataka today, Rani Channamma took to arms and led an anti-British resistance movement. She was arrested in 1824 and died in prison in 1829. जब इन्होंने किटूर एक छोटा स्टेट है कर्नाटका में उस पे कब्जा करना चाहा तो रानी चन्नम्मा ने उनके खिलाफ आवाज़ उठाई तो उसको अरेस्ट कर लिया 1824 में और वो जेल में ही मर गई 1829 में. बट रयाना, ए पुअर चौकीदार ऑफ संगोली इन कितूर, कैरीड आउट द रेजिस्टेंस. लेकिन रयाना एक गरीब चौकीदार जो संगोली में था इन कितूर कैरीड, उसने आगे लड़ाई को बढ़ाया. विथ पॉपुलर सपोर्ट ही डिस्ट्रॉयड मैनी ब्रिटिश कैंप एंड रिकॉर्ड. उसने आगे बहुत सारे ब्रिटिश कैंप्स को ख़त्म किया और उनके रिकॉर्ड या कागजात को भी ख़त्म कर दिया. ही वॉज कॉट एंड हैंग बाय द ब्रिटिश.
उसे ब्रिटिशर्स ने पकड़ लिया और फांसी पर लटका दिया 1830 में। यू विल read more about several cases of resistance later in this book। आगे भी आपको इसमें बहुत सारे इस तरह के केसेस मिलेंगे। In the late 1830 the ईस्ट इंडिया कंपनी बिकम वरीड अबाउट रशिया, लेकिन अब उन्हें कुछ रशिया से खतरा होने लगा। इट इमेजिन दैट रशिया माइट एक्सपेंड अक्रॉस एशिया एंड एंटर इंडिया। वो एशिया की तरफ एशिया की द्वारा इंडिया में आ जाएंगे फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। ड्राइवन बाय द फियर, वो इस खौफ से डरे हुए थे। द ब्रिटिश नाउ वांटेड टू सिक्योर देयर कंट्रोल ओवर नॉर्थ वेस्ट, इसीलिए वो अब नॉर्थ वेस्ट पे अपना ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर रहे थे। दे फॉट अ प्रोलॉन्ग वॉर विद अफगानिस्तान बिटवीन 1838 टू 42, इसलिए उन्होंने अफगानिस्तान में एक लंबी लड़ाई लड़ी जो 1838 से 42 तक लड़ी। एंड स्टैब्लिश इनडायरेक्ट रूल देयर, और इन्होंने वहाँ पर भी अपना कब्जा जमा लिया। सिंध वॉज टेकन ओवर इन 1843, सिंध तो 1843 में इनके कब्जे में चला गया। नेक्स्ट इन द लाइन वॉज पंजाब, अब लाइन में जो था वो पंजाब था। बट द प्रेजेंस ऑफ महाराजा रंजीत सिंह हेल्ड बैक द कंपनी, लेकिन राजा रंजीत सिंह ने उनको वहाँ आने नहीं दिया। आफ्टर हिज डेथ, उसकी डेथ के बाद इन 1839 टू प्रोलॉन्ग वार्स वर फॉट विद द सिख किंगडम, दो लंबी लड़ाइयाँ लड़ी गई सिख किंगडम में। अल्टीमेटली इन 1849, लेकिन आखिर में पंजाब भी उनके कब्जे में आ गया। स्टार्ट administrative policies followed by the British East India Company. Police. British needed a strong and efficient police department to ensure law and order in the country. The uniform system of police administration in India, in British India, established by Indian Act 5 of 1861. ब्रिटिशर चाहते थे कि यहाँ पे एक एफिशिएंट और अच्छा पुलिस डिपार्टमेंट बने जिससे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जा सके। उन्होंने इसके लिए एक एक्ट बनाया, इंडियन एक्ट 5 ऑफ 1861, जिसमें उन्होंने पुलिस के ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया। इट कंप्राइजेज ऑफ 2 ब्रांचेस, द Superior Police Services, from which the Indian Police would later be formed, and Subordinate Police Services. उन्होंने इसको 2 भागों में बांटा, एक सुपीरियर पुलिस सर्विसेज थे, एक सबऑर्डिनेट पुलिस सर्विसेज थे। Until 1893 अपॉइंटमेंट्स टू द सीनियर ग्रेड्स, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट were made locally in India. डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट को तो वो इंडिया से ही बनाते थे। थानाज were made for each district. Police succeeded in reducing major crimes from the country, but the Indians was not happy with the police system, as they all were corrupt, mostly work in favor of British. उन्होंने पहले हर डिस्ट्रिक्ट में एक थाना बनाया जिससे कुछ क्राइम्स कम हुए, लेकिन भारतीय इससे संतुष्ट नहीं थे, तो उन्होंने इसलिए कहा कि ये सब करप्ट थे, वो उनके अंडर में काम करते थे, ब्रिटिश के फेवर में ही काम करते थे। आर्मी, British needed a large army to conquer more territory and protect themselves from rivalry. ब्रिटिशर्स को एक बड़ी आर्मी चाहिए थी क्योंकि वो और साम्राज्यों पे कब्जा करना चाहते थे और अपने आप को राइवलरी से बचाना, दुश्मनों से बचाना चाहते थे। आर्मी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफेंस फॉर बोथ ब्रिटिश इंडियन एम्पायर
एंड प्रिंसली स्टेट। और आर्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों के लिए थी, ब्रिटिश इंडियन एम्पायर को ही बचाना था और प्रिंसली स्टेट्स को भी बचाना था, विच कुड also have their own armies. The Indian Army was a part of the British Armed Forces. इंडियन आर्मी भी ब्रिटिश आर्मी का एक हिस्सा बन गई थी, बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। इंडिया में भी वो करते, इंडिया में भी उनसे काम लेते थे और बाहर भी, विदेश में भी, particularly during the First World War and the Second World War। फर्स्ट वर्ल्ड वार में और सेकेंड वर्ल्ड वार में, पहली विश्व युद्ध और दूसरी विश्व युद्ध में भी इनसे काम लिया गया। द ऑफिसर कमांडिंग द आर्मी ऑफ इंडिया वॉज कमांडर इन चीफ। जो इसका हाईएस्ट ऑफिशियल है वो है कमांडर इन चीफ। इंडिया हु रिपोर्टेड टू द सिविलियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इंडिया को जो गवर्नर जनरल दिया गया वो सिविलियन था, जो इंडिया से ही चूज किया जाता था। द टाइटल यूज बिफोर द क्रिएशन ऑफ यूनाइटेड ब्रिटिश इंडियन आर्मी। उन्होंने टाइटल जो दिया जाता था, दिया उन्होंने पहले। फर्स्ट होल्डर वाज मेजर जनरल स्ट्रिंगर लॉरेंस। पहला जो उन्होंने यहाँ मेजर जनरल बनाया इंडिया में वो था स्ट्रेंजर लॉरेंस इन 1748। जुडिशरी द इंग्लिश सेट अप अ पुअर कॉपी ऑफ ब्रिटिश जुडिशल सिस्टम एज इंडियन जुडिशल सिस्टम। उन्होंने वहाँ का जो छोटा लेवल था या कम स्तर का, उन्होंने यहाँ पर जुडिशल सिस्टम बनाया जिसे इंडियन जुडिशल सिस्टम कहा जाता है। द जजेस in pre-independence India were the symbol of imperial power। जो उस टाइम जज बनाए गए थे वो इंपीरियल पावर का एक तरह से सिंबल थे या निशान थे। हार्डली आफ्टर 20 years of Ranjit Singh's father, the whole continent of India has passed into the hand of East India Company। रंजीत के फादर की डेथ के बाद सारा इंडिया चला गया ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में। द मोटो ऑफ द इंग्लिश वॉज नॉट टू प्रोवाइड जस्टिस टू द लोकल पीपल, बट द ओनली मोटिव बिहाइंड दिस एफर्ट वॉज टू रिप्लेस एग्जिस्टिंग जुडिशियल सिस्टम टू माउंट द लोकल पीपल अकॉर्डिंग टू देयर डिजायर्स ऑफ रूलिंग दैम इन लॉन्ग रन। उनका मतलब ये नहीं था कि उन्हें इंसाफ मिले, उनका एम ये था कि वो अपने हिसाब से लोगों को चला सकें, लोकल लोगों को अपने हिसाब से चला सकें। द ब्रिटिश रूलर चेंज द होल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आवर कंट्री, स्पेशली द लॉ एंड जस्टिस। ब्रिटिश रूलर ने हमारा पूरा जो हमारा सिस्टम था इंडिया का बिल्कुल बदल दिया। सबसे पहले तो उन्होंने स्पेशली किसमें किया, लॉ, कानून एंड जस्टिस, इंसाफ। हाउएवर इवन आफ्टर इंडियन वाज अपॉइंटेड एज जजेस, इंडियंस को भी अपॉइंट करते थे एज ए जजेस। एनी कॉन्टैक्ट बिटवीन जज एंड द कॉमन पीपल वाज डिस्करेज, लेकिन इंडियंस को इंडियन जजेस से मिलने नहीं देते थे। Warren Hastings and Lord Cornwallis gave a proper shape to the judicial setup। वैरन हास्टिंग और लॉर्ड कर्नवालिस ने इसको एक प्रॉपर या सही शेप दिया। दे सेट अप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनाई जिसे दीवानी अदालत भी कहते हैं, एंड क्रिमिनल कोर्ट जिसे फौजदारी अदालत कहा जाता है। लॉ ऑफ कमीशन वॉज अपॉइंटेड टू कोडिफाई इंडियन लॉ, उन्होंने लॉ ऑफ कमीशन बनाया जिसमें वो अपने आधार पर भारतीय कानून में बदलाव कर सकते थे। इट कंपाइल्ड द इंडियन पैनल कोड जिसे आईपीसी कहते हैं, इस्टेब्लिश द रूल ऑफ लॉ जिसमें सारे एक
कानून की नज़र में सब एक समान हैं। द ब्रिटिश केम टू इंडिया एज ए ट्रेडर, वो यहाँ पर एक व्यापारी के रूप में आए थे। सून दे बिकम कॉन्करर, बाद में वो उन्होंने सब चीज़ों पर कब्जा कर लिया। बाय द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी द ब्रिटिश वॉज सुप्रीम पावर इन इंडिया। 19th सेंचुरी के मिडल तक, बीच तक वो एक सुप्रीम पावर बन गए, सबसे ज़्यादा सारी पावर उन्हीं के हाथ में आ गई। ए लार्ज पार्ट ऑफ कंट्री वॉज अंडर डायरेक्ट रूल, और ज़्यादा हिस्सा जो था भारत का वो अब डायरेक्ट क्राउन के अंडर में आ गया। सून इंडिया टर्न इनटू अ ब्रिटिश कॉलोनी, धीरे धीरे भारत एक ब्रिटिश कॉलोनी बन एंड ट्रेड एंड टेरिटरी इज कंप्लीटेड। क्वेश्चन आंसर्स भी और एक्सरसाइज सब आपके पास अब भेज दिए जाएंगे। नाउ इट्स कंप्लीटेड एंड यू शुड रीड इट नाउ।